हेलो 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 गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं हुआ आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने बोर्ड पे देख लिया है, हम लोग 10th का मैग्नेटिज्म चैप्टर चल रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, और इसमें आज हम लोग मोटर एंड जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे और उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल और ये सब सोलेनोइड वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, सोलेनोइड, टोरॉइड, कॉइल, गैल्वेनोमीटर, ये सब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो इस चैप्टर का वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो है इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। पूरे जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन कहाँ होता है और कैसे होता है, वो यही दो टॉपिक जो है हमें बताता है। ठीक, यही दो टॉपिक्स हमें बताता है कि हाँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का क्या यूजेज होता है। तो जैसे देखिए, मोटर हमें पहले पढ़ना है, हम लोग पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या कहलाएगा बच्चा? इलेक्ट्रिक मोटर हमारा वैसा डिवाइस है बेटा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। इलेक्ट्रिक मोटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। आए दिन हम लोग घर में अपने देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, जैसे वाटर को पंप करने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर की ज़रूरत होती है। हम लोग के जो घर में पानी टंकी में भराता है या फिर अदर काम के लिए मिल्स में जो गेहूं पीसने के लिए जो मिल्स होते हैं या बड़े बड़े जो मिल्स होते हैं उसमें जो मोटर की ज़रूरत पड़ती है। फिर बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह होता है उसमें मोटर की ज़रूरत पड़ती है। फैन चलता है उसमें मोटर की ज़रूरत पड़ता है। ठीक, तो मोटर बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारे डेली लाइफ में। और मोटर करता क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। और जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। तो चेंजेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि जब हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, इसमें सप्लाई देंगे, वोल्टेज देंगे, तब ये रोटेट करेगा और ये क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी जो है जनरेट करेगा। और वो मैकेनिकल एनर्जी से जो भी काम हो, पंपिंग होता है या मिल में जो चक्की चलते हैं और जो भी रोटेशन का काम करता है। ओके, तो देखिए वर्क कैसे करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़े थे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये होता था हमारा फोर्स, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड और ये जो है करंट होता था। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़े थे। तो इस पे हम लोग लिख देते हैं क्या, फोर्स, F लिख देते हैं। ठीक, इस पे हम लोग क्या लिख देंगे, B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, और इस पे I यानी कि करंट। देखिए मैंने लिख दिया है ताकि आप भी लिख करके याद रखना। तो क्या होता है कि अगर हम लोग अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में होता क्या है कि अगर लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर, थंब, 4 फिंगर एंड मिडल फिंगर स्ट्रेच करते हैं 90 डिग्री पे, तो वो क्या करता है, थंब जो हमारा फोर्स के डायरेक्शन ऑफ फोर्स देता है, ये 4 फिंगर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, और ये जो मिडल फिंगर है हमारा बेटा ये करंट का डायरेक्शन बताता है। तो देखिए इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक मोटर का जो वर्किंग होता है, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, तो ये चलता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे। ये किस पे चलता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे। कैसे, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने 2 मैग्नेट लिया है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ठीक, 2 मैग्नेट लिया है, यानी कि इन दोनों के बीच में एक कॉइल है। कॉइल क्या रहेगा बेटा, कॉपर का कॉइल रहेगा, कॉपर वायर रहेगा। क्या रहेगा, कॉइल। तो देखिए नॉर्थ और साउथ 2 मैग्नेट है और दोनों मैग्नेट के बीच में ये क्या है, कॉइल है। तो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाता है। तो देखिए नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। ठीक, तो हमें तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया। ओके, हमें डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया। अब देखिए क्या होगा, हम क्या किए कि इसमें करंट फ्लो करा दिए। क्या करा दिए? करंट। यहाँ पे बैटरी लगाए हुए हैं, ठीक। तो बैटरी से क्या करेगा, ये जो है करंट फ्लो होगा और ये ऐसे जा रहा है और ए बी सी डी, ये जो कॉइल देख रहे हैं ए बी सी डी, इसको ध्यान से देखिए। तो ए बी में करंट ऊपर की ओर जा रहा है, ए बी में करंट ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक। अब देखिए हमें दो चीज़ पता चल गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन। करंट ए से बी की ओर जा रहा है और फिर यहाँ से ऐसे हो करके फिर सी से डी की ओर आ रहा है, सी से डी की ओर आ रहा है, मतलब इधर से जा रहा है ऐसे, ए बी की ओर गया, फिर बी सी की ओर गया, फिर सी डी की ओर, और फिर ऐसे आकर के फिर ऐसे इधर जाएगा। ओके, ऐसे हमारा करंट जा रहा है। तो देखिए, और ये जो है ये हमारा एक्सल है। क्या है? एक्सल, जो रॉड होता है उस पर लगा हुआ है। और एक्स और वाई जो है यहाँ पे दो रिंग लगा हुआ है, दो रिंग, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट रिंग। इसको क्या बोलते हैं? एक्स एंड वाई जो है स्प्लिट रिंग है। ई एंड एफ जो कार्बन ब्रश है बेटा, कार्बन ब्रश। देखिए स्प्लिट रिंग क्या करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट को क्या करता है? चेंज करता है। क्या करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट को। और ये क्या करता है? कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश जो होता है कनेक्टर के रूप में करता है। रोटेटिंग पार्ट और जो स्टैटिक पार्ट होता है उन दोनों के बीच में करंट को ट्रांसमिशन करता है स्प्लिट रिंग, सॉरी ये कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश क्या करता है कि स्टैटिक पार्ट और रोटेटिंग पार्ट दोनों के बीच में क्या करता है? करंट को ट्रांसमिशन करता है, मतलब करंट को भेजता है। समझ में आई बात? स्प्लिट रिंग क्या करता है? वो कन्वर्ट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, डायरेक्शन ऑफ करंट को कन्वर्ट करता है। ओके, उसको एक ही डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए मजबूर कर देता है स्प्लिट रिंग। तो देखिए हम मुद्दे पे आते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक। तो वो इलेक्ट्रिक मोटर में हम लोग क्या करें कि हमारा करंट फ्लो कर रहा है। हम लोग सप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है, सप्लाई दिया हुआ है, देखिए बैटरी लगाया हुआ है। तो ए से बी की ओर हमारा करंट फ्लो कर रहा है और नॉर्थ से साउथ की ओर हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है बेटा फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब देखिए हमारा नॉर्थ से साउथ, तो दो डायरेक्शन तो पता चल गया हमारा, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो चलो एडजस्ट करते हैं कैसे। देखिए ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो फोर फिंगर होता है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता है, और जो मिडल फिंगर है बेटा ये शो करता है करंट का। क्या का? करंट का। तो देखिए इसको फोर फिंगर को हम इसके ओर कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और करंट को हम लोग क्या करते हैं? ये जो मिडल फिंगर है देखिए ऐसे किए, मेरा फिंगर देखिए, तो थंब अंदर की ओर जा रहा है, मेरा थंब किधर जा रहा है बेटा? अंदर की ओर जा रहा है। मिडल फिंगर किधर की ओर जा रहा है? ए से बी की ओर। और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, यानी कि हमारा इस पे फोर्स किधर लग रहा है? अंदर की ओर। फोर्स किधर लग रहा है? अंदर की ओर लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर? इधर। और करंट क्या जा रहा है? ए से बी। ओके, ये तो इसमें हो गया ए से बी में। अब देखिए सी से डी की ओर अगर हम लोग देखेंगे बेटा, जब करंट सी से डी की ओर आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है, तो यहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये ज़्यादा इजी हो जाता है। देखिए क्या कर, ये हो गया हमारा, क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। और नीचे देखो सी से डी की ओर, नीचे हो गया हमारा करंट के डायरेक्शन। तो देखो थंब जो है बाहर की ओर आ रहा है, थंब किधर की ओर आ रहा है? बाहर की ओर आ रहा है, ठीक। इधर से इधर जा रहा था, थंब नीचे अंदर की ओर जा रहा था। लेकिन जब सी से डी की ओर करंट फ्लो कर रहा है तो थंब किधर की ओर आ रहा है बेटा? बाहर की ओर। यानी कि इस पे जो सी डी पे जो कॉइल पे जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा? बाहर की ओर। और ए बी कॉइल पे फोर्स जो लगेगा अंदर की ओर लगेगा। समझ में आई बात है? और इधर क्या होगा? आउटवर्ड। यहाँ पे लिख देते हैं आउटवर्ड, इधर लिख देते हैं इनवर्ड, ठीक। दिख रहा है क्या? हाँ, इनवर्ड एंड आउटवर्ड लिख दिए। ओके, तो देखिए अब हम इसको समझेंगे कैसे कि ये जब घूमने लगा तो इस पार्ट पे जो फोर्स नीचे की ओर लगेगा, यानी कि ए बी पार्ट पे कॉइल जो है नीचे की ओर लगेगा, और सी डी पार्ट पे क्या होगा? ऊपर की ओर लगेगा। जैसे हम एग्जाम्पल बताते हैं आपको, एक कॉपी के थ्रू बताते हैं।
देखिए ये मान लीजिए कि कॉइल है हमारा, ये क्या है, कॉइल है, ठीक। ये देखिए ऐसे ABCD, जैसे ये रखा है ABCD, तो ऐसे ही मैंने क्या कर दिया ABCD। तो देखिए AB वाला पार्ट जो है, ये वाला AB वाला पार्ट, इस पे फोर्स किधर लग रहा था, नीचे की ओर, नीचे की ओर। और जो CD वाला पार्ट है इसको फोर्स लग रहा था ऊपर की ओर, यानी कि ऐसे। तो देखिए अगर ये ABCD है तो AB पार्ट नीचे की ओर ऐसे जाएगा, ऐसे नीचे लग रहा है तो ये तो ऐसे होगा ना, नीचे होगा तो ऐसे जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा, तो ये CD वाला पार्ट ऊपर की ओर आएगा क्योंकि इस पे फोर्स ऊपर लग रहा है। अब फिर ये कॉइल जो है ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, कॉइल जो है जैसे ऐसे ऐसे, जब ये CD पार्ट अंदर जाएगा तो सॉरी AB पार्ट नीचे की ओर जाएगा तो CD वाला पार्ट ऊपर की ओर आएगा। फिर से ये वाला पार्ट फिर से CD पार्ट हो गया, AB बन गया, तो फिर ये नीचे जाएगा तो फिर ये ऊपर, और ऐसे हमारा कॉइल जो है रोटेट करेगा। अब देखिए कॉइल रोटेट करेगा, अब कॉइल के साथ जो है ये एक्सल लगा हुआ है और स्प्लिट रिंग से कसा हुआ है, अब प्लस इसमें कार्बन ब्रश भी लगा हुआ। कार्बन ब्रश क्या कर रहा है, इसको यहाँ से कनेक्ट करके सप्लाई दे रहा है, यहाँ से जो वोल्टेज आ रहा है इसको इसमें सप्लाई करवा रहा है। ओके, समझ में आई बात। ये एक्चुअली दोनों यहाँ से कनेक्टेड है, समझे। ओके, तो यहाँ से हमें पता चल गया बेटा कि ये जब कॉइल रोटेट करेगा तो कॉइल के साथ जो है ये एक्सल भी कनेक्टेड है, कॉइल के साथ जो है एक्सल कनेक्टेड है स्प्लिट रिंग के थ्रू, ठीक। और जब कॉइल नाचेगा तो एक्सल भी रोटेट करेगा और हमारा रोटेशन चालू हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये मान लीजिए ये रोटेट करेगा पूरा कॉइल, तो एक्सल भी रोटेट करेगा, और इस पे बाकी जब ये रोटेशन होने लगा एक्सल का रोटेशन होने लगा तो समझिए कि काम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गया, यानी कि मोटर ने अपना काम कर दिया। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि वर्किंग ऑफ मोटर में क्या होता है, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे चलता है। जब नॉर्थ से साउथ की ओर जब मैग्नेटिक फील्ड जाता है और करंट जो है A से B की ओर जाएगा तो AB पे जो है फोर्स अंदर की ओर लगेगा और CD के ऊपर फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, बाहर की ओर, यानी कि बोर्ड के बाहर की ओर, ठीक। तो क्या होगा कि कॉइल रोटेट करेगा, ABCD रोटेट करने लगेगा, ABCD जो कॉइल है वो ऐसे रोटेट करने लगेगा, और यहाँ पे एक्सल जो है कनेक्टेड है तो एक्सल भी इसके साथ रोटेट करने लगेगा और रोटेशन होने लगेगा, तो यानी कि मोटर का काम होने लगा, यानी कि मोटर अपना काम करने लगा। मोटर का तो काम ही है रोटेट करना, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना है, तो रोटेट करेगा तभी तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक। तो ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर है। ओके, और ये एक्चुअली मोटर है जो कि DC मोटर है। देखिए क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने बैटरी लगाया, ठीक, बैटरी लगा करके सप्लाई किया। अगर यहाँ पे AC सप्लाई दिए होते तो AC मोटर होता, ठीक, क्या रहता। और स्प्लिट रिंग लगा हुआ है ना, स्प्लिट रिंग क्या करता है, इसको एक ही डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देता है, एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने के लिए मजबूर करता है स्प्लिट रिंग। तो ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर हो गया बेटा। अब इसके डायरेक्ट अपोजिट में रहता है जनरेटर। जैसे कि मोटर क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। अब जनरेटर हम लोग देखेंगे तो जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। क्या करता है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा जनरेटर, ठीक। तो मोटर में हम लोगों ने देख लिया, अब जनरेटर को देखते हैं। तो देखिए जनरेटर में भी क्या किया कि दो मैग्नेट लगा दिया, ठीक, दो मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर देखिए मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, इसके बीच में भी कॉइल हमने कनेक्ट कर दिया, इसके बीच में भी हम लोगों ने क्या कर दिया, कॉइल कनेक्ट कर दिया। ओके, अब कॉइल कनेक्ट हो गया। अब देखिए कॉइल कनेक्ट हो गया ABCD, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना है। क्या करता है जनरेटर, क्या करता है जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। तो हम लोग को जनरेटर आप लोग आए दिन देखते होंगे, जो पार्टीज वगैरह होता है, शादी विवाह वगैरह होता है तो उसमें जनरेटर आता है, ठीक।
तो जनरेटर क्या करता है, जनरेटर चलता है, उसको हैंडल रहता है, ऐसे ऐसे हम लोग हैंडल ना चाहते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी से क्या होता है कि वो ये जनरेटर चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से पूरा जो है डेकोरेशन वाला जितने भी बल्ब और जो भी चीज़ें डेकोरेशन का होता है वो ग्लो करता है। ओके, तो हमारा क्या होता है वहाँ पे जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी जो होता है हम लोग प्रोड्यूस कराते हैं, उसमें डीजल पे चलता है। ठीक, तो जनरेटर किस पे चलता है, डीजल पे, डीजल ऑयल पे चलता है, और उससे क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी हम लोग चेंज करते हैं, सॉरी स्टार्ट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं डीजल के थ्रू चला करके। ओके, और वो मैकेनिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे यूज में आते हैं। ठीक, बड़े बड़े कोचिंग्स क्लासेज स्कूल वगैरह या लाइट कटने के बाद जो है जनरेटर रखते हैं, या आपके शादी विवाह या जो भी पार्टी वगैरह सेरेमनी होती है उसमें क्या होता है, जनरेटर डेकोरेशन के टाइम रहता है। तो उसका काम क्या रहता है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हो गया देखिए अब क्या करेंगे कि चूंकि मैकेनिकल एनर्जी हमें पहले प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो ये कॉइल ABCD कनेक्टेड है, कॉइल के साथ ये एक्सल है, और देखिए एक यहाँ पे स्प्लिट रिंग लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए R1 R2। ठीक, ये R1 R2 और स्प्लिट रिंग को कनेक्टेड है कार्बन ब्रश से, ये कार्बन ब्रश B1 और ये B2, और यहाँ से एक कनेक्शन दिया गया है, गैल्वेनोमीटर को जोड़ा गया है, और फिर जो है यहाँ से कार्बन ब्रश से भी गैल्वेनोमीटर को जोड़ा गया है। ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, हमें डिटेक्ट करेगा प्रेजेंस ऑफ करंट, कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। ठीक, और कार्बन ब्रश का तो काम पता ही है कि स्टैटिक एंड रोटेटिंग पार्ट को क्या करता है, वो दोनों के बीच में जो है करंट को सप्लाई करता है। रोटेटिंग और स्प्लिट रिंग क्या करता है, ये सॉरी रिंग क्या करेगा, यहाँ पे रिंग क्या करेगा, करंट को कन्वर्ट कर देता है, एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए मजबूर कर देता है। ओके, तो देखिए सॉरी ये स्प्लिट रिंग नहीं, ये सिर्फ रिंग है, स्प्लिट रिंग लगा दे, ये AC इसमें से सप्लाई करेंगे हम लोग, AC सप्लाई। अगर हमें स्प्लिट रिंग लगा देंगे तो वो हमें DC सप्लाई करेगा। ठीक ना, क्योंकि वो करंट को क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में रोटेट करने का। ये रिंग लगाया कनेक्शन के लिए, इसके मतलब ये कनेक्ट रहने के लिए, कॉइल और एक्सल के बीच में जो ये एक्सल है, ठीक, इसको कनेक्ट करने के लिए ये रिंग लगाई, ये स्प्लिट रिंग नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि इस एक्सल को घुमाएंगे, क्या करेंगे, एक्सल को घुमाएंगे, हैंडल से घुमाएंगे। तो एक्सल से घुमाएंगे तो ये क्या होगा कि ये ABCD कॉइल भी जो है रिंग के थ्रू कनेक्टेड है एक्सल से। ABCD जो है ये R1 और R2 से एक्सल से कनेक्टेड है ना, और ये जो पार्ट है स्टैटिक पार्ट है और ये सब रोटेटिंग पार्ट है। ठीक, तो कार्बन ब्रश स्टैटिक पार्ट और रोटेटिंग पार्ट के बीच में जो है करंट को ट्रांसमिट करता है। ओके, तो जैसे ही एक्सल रोटेट होगा बेटा, वैसे ही ABCD जो है रोटेट होने लगेगा। ठीक, तो एक्सल को हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे। कैसे, क्लॉकवाइज, यानी कि इस टाइप के, ऐसे रोटेट कराएंगे, ऐसे। ठीक, नहीं ऐसे। ठीक, ये जो है ABCD, तो AB ऐसे जाएगा और CD ऐसे आएगा। ठीक, क्लॉकवाइज, देखो ये ऐसे जाएगा, नहीं एंटी क्लॉकवाइज ये तो हो जा रहा है ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, हाँ एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे यानी कि ये नीचे जाएगा और ये ऊपर आएगा। क्लॉकवाइज यानी कि AB को नीचे और ये ऊपर, फिर AB नीचे ये ऊपर। ठीक, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो क्लॉकवाइज जैसे ही घुमाएंगे तो हमारा जो है ये इसमें इसका जो AB पार्ट है वो अंदर की ओर जाएगा, अंदर की ओर। ठीक, और CD जो पार्ट है वो बाहर की ओर आएगा। क्या आएगा, बाहर की ओर आएगा। तो देखिए हमें इसमें ये इलेक्ट्रिकल जनरेटर किस पे काम करता है वो पहले बता दें। जैसे मोटर जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता था बेटा, वैसे ही इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पे काम करता है, राइट हैंड रूल पे काम करेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए क्या होगा कि राइट हैंड में के जो है तीनों फिंगर, थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर, थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर को हम 90 डिग्री पे स्ट्रेच करेंगे।
क्या करेंगे 90 डिग्री पे स्ट्रेच करेंगे। तो 90 डिग्री पे स्ट्रेच करते तो ये मिडल फिंगर तो फिर से हमारा करंट, ये 4 फिंगर फिर से हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल शो करता है थंब, ठीक, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल को शो करता है। तो देखिए अब क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। देखिए ये है हमारा क्या है, ये मोशन ऑफ करेंट, ये कॉइल है तो मोशन ऑफ करेंट कॉइल, और ये जो है हमारा अंदर की ओर मोशन करवाया, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए ये जो है करंट जो है नीचे की ओर आ रहा है, करंट क्या आ जा रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। देखिए ऐसे कर रहे हैं, ये अंदर, और ये देखिए ये क्या हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, ठीक। ये अगर इसको हम अंदर की ओर ले रहे हैं, ठीक, ये अगर ऐसे रोटेट करेगा, देखिए फिर से ये ए बी सी डी, तो ए बी अंदर की ओर जा रहा है, ए बी अंदर की ओर जा रहा है, और इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ठीक। अगर ए बी अंदर की ओर जाएगा तो ऐसे जाएगा, देखिए ए बी है तो ए बी जो है देखिए अंदर की ओर गया, तो ये सी डी वाला पार्ट ऊपर आया। फिर देखिए अब ये नीचे जाएगा, फिर अंदर की ओर गया तो फिर ये ऊपर आ गया, समझे। तो ये ऐसे होता है। तो जब देखिए अंदर की ओर हमारा गया कॉइल, और 4 फिंगर जो है हमारा गया इधर की ओर, देखिए नॉर्थ से साउथ की ओर 4 फिंगर, तो हमारा मिडल फिंगर किधर जा रहा है, नीचे की ओर, यानी कि करंट किधर जाएगा, नीचे की ओर, ठीक। और नीचे की ओर जाएगा तो यहाँ से ऐसे करंट आएगा, फिर इसमें ऐसे, और फिर हमारा इधर जो है करंट को शो करेगा, और इसमें फिर ऐसे जा कर के रोटेट होकर के फिर हमारा ऊपर की ओर करंट आएगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में कॉइल को हम लोग रोटेट कराएंगे। क्या कराएंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में क्या करेंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में ही कॉइल रखे हैं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में अगर कॉइल को हम लोग रोटेट कराते हैं तो उसमें क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस होता है बेटा, अब मैग्नेटिक टॉर्क होने की वजह से तो रोटेशन होता ही है। तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ से पहले से क्या कर रहा है कि रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करेगा तो कॉइल क्या करेगा, रोटेट करेगा, और कॉइल को रोटेशन की वजह से क्या होगा, इसमें करंट इंड्यूस्ड होता है, ठीक। इसमें कॉइल के रोटेशन के वजह से करंट क्या होगा बेटा, इंड्यूस्ड होगा, ओके। तो ये हमारा, अब देखिए इसमें अगर ये तो हमारा एसी जनरेटर हो गया, ठीक। अगर डीसी जनरेटर की बात करें तो इसमें हम लोग स्प्लिट रिंग लगा देंगे, जैसे मोटर में स्प्लिट रिंग लगाते हैं तो क्या करता है, मोटर में स्प्लिट रिंग लगाते तो करंट को कन्वर्ट करते हैं वापस, जैसे ऐसे रोटेट करेगा तो उसको फिर एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने के लिए मजबूर कर देता है, क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है। तो अगर हम लोग इस जनरेटर में स्प्लिट रिंग लगा दें, अगर हम इस जनरेटर में स्प्लिट रिंग अगर लगा दें तो क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ डीसी करंट प्रोड्यूस करेगा। सिर्फ रिंग है, स्प्लिट रिंग नहीं है, ये रिंग है जो है आपका एक्सल और कॉइल को कनेक्ट करने के लिए, ठीक। तो ये क्या करता है कि अगर सिर्फ रिंग रहेगा तो वो कॉइल को क्या करेगा, कनेक्टेड रहेगा, इसको बांधे रहेगा, और जब एक्सल रोटेट करेगा तो कॉइल भी रोटेट करेगा, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है कि एक कॉइल को रोटेट कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, तो इससे क्या होगा कि इस कॉइल में करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, और वो करंट जो होगा हमारा काम में आएगा। तो देखिए अब जब ये करंट यहाँ आएगा तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर बताएगा कि हाँ करंट अब इधर से गुजर रहा है, यानी कि करंट प्रोड्यूस हो गया है। समझ में, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट एंड गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके। तो जब करंट प्रोड्यूस हो जाएगा इससे रोटेशन के बाद तो ये क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर चलने लगेगा, समझे, गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, चलने लगेगा, और गैल्वेनोमीटर अपना काम करने लगेगा। तो ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर और वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर था, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये क्या करता है कि पहले करंट से टॉर्क, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करके फिर उसको टॉर्क प्रोड्यूस करता है, फिर इस एक्सल को रोटेट कराता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल में चेंज करता है, ओके। और फिर इसका रोटेशन होता है, रोटेशन हो गया तो फिर तो अपना काम बन ही गया। और ये क्या करता है कि पहले रोटेट होता है, और पहले एक्सल रोटेट करेगा, एक्सल के साथ ये कॉइल जो है ABCD कनेक्टेड रहता है वो रोटेट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो कट करता है, रोटेट करेगा ये
कॉइल, तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, कट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड को कट करने की वजह से जो होता है उसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड हो जाता है, और वही करंट हमारा क्या करता है कि गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करके बताता है कि हाँ जनरेटर में करंट प्रोड्यूस हो गया, और ये क्या हो गया, करंट प्रोड्यूस कर दिया जनरेटर, और हमारा वही करंट जो होता है काम आता है, और हम लोग जनरेटर हमारा यूज में आ जाता है। ठीक, तो ये एसी जनरेटर है, और डीसी के लिए हमें यहाँ पे स्प्लिट रिंग लगा देंगे। स्प्लिट रिंग का काम क्या होता है कि वो करंट के डायरेक्शन को कन्वर्ट कर देता है, उसको यूनिडायरेक्शनल में फ्लो करवाता है, समझे। और ये क्या कार्बन ब्रश क्या करता है कि ये जो ये रोटेटिंग पार्ट और ये जो स्टैटिक पार्ट है, दोनों के बीच में जो होता है करंट को ट्रांसमिट करता है। स्टैटिक पार्ट मतलब वैसा पार्ट जो रुका हुआ है, और रोटेटिंग पार्ट मतलब जो रोटेट हो रहा है, तो दोनों के बीच में जो है क्या करंट को फ्लो कराता है, ट्रांसमिट करता है। तो कार्बन ब्रश, स्प्लिट रिंग। ओके, तो आपके क्वेश्चन में भी आते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रश इन मोटर एंड जनरेटर। समझ में आई बात। तो आई होप कि अब ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिएगा। इसमें अब छोटा सा टॉपिक रह गया है बेटा, छोटा टॉपिक रह गया है। अब जो टॉपिक है बेटा हमारा ये है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी एमसीबी। ठीक, ये सब हाउस होल्डिंग में आता है। हमारा जो हाउस वायरिंग होता है घर पे जो हमारा हाउस वायरिंग होता है उसमें ये सब काम आता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक, तो आजकल जो नए जितने भी घर बनते हैं, जितने भी घर आजकल के जो बनते हैं या अपार्टमेंट जो भी, तो उसमें क्या होता है कि वायरिंग, हाउस वायरिंग बहुत सेफ्टी के लिए किया जाता है, बहुत टेक्निकली अच्छे से इंजीनियर वगैरह, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लोग अच्छे से करके डिजाइन करके करते हैं। तो इसमें एमसीबी होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये क्या करता है कि ये मेन जो घर के बाहर लगा हुआ रहता है, मेन सप्लाई जो होता है एमसीबी में दिया जाता है, और फिर एमसीबी के अंदर फ्यूज लगा हुआ रहता है, कॉपर वायर का फ्यूज जो होता है ये सेफ्टी वायर के रूप में यूज होता है, समझे। तो ये एमसीबी और फ्यूज काम कैसे करते हैं हमारे हाउस वायरिंग में और हाउस होल्डिंग में, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। तो इसमें दो वर्ड आता है। देखिए एमसीबी इस टाइप का रहता है, बॉक्स टाइप के। ठीक, इसमें ऐसे रहेगा, इधर से मान लीजिए मेन सप्लाई आया यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे आ गया। ओके, यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ रहता है, समझे, फ्यूज लगा रहता है। ये देखिए कॉपर वायर का ये पतला सा फ्यूज लगा रहता है। फिर यहाँ से जो है ये घरों के लिए, हमारा घर के लिए जो वायरिंग हमें जाता है, और ये सब हमारे घर में वायरिंग जाता है। तो ये इनपुट होता है और ये क्या होता है, आउटपुट, मतलब ये जाता है हमारे घर में जाता है। तो ये जो मेन सप्लाई आया ट्रांसफार्मर या वायर से, ठीक, एसी सप्लाई आ गया। ओके, और ये एमसीबी में क्या होता है कि फ्यूज लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, फ्यूज, ये कॉपर वायर रखता है। ठीक, और फिर ये जो वायर देखिए, अभी देखिए यहाँ पे ये जो है ये पार्ट और ये पार्ट को ए बी सी डी, ए बी और सी डी दोनों अलग अलग है, दोनों के बीच में जो है ये फ्यूज लगा है, ये करंट को इस पार से ऊपर जाने के लिए ये करता है, ब्रिज का काम करता है फ्यूज। ठीक, तो देखिए फ्यूज और एमसीबी काम कब करता है, कहाँ पे इसका यूज होता है। तो ये यूज होता है पहला जब ओवरलोडिंग हो जाए, ओवरलोडिंग, और दूसरा शॉर्ट सर्किट। ठीक, ओवरलोडिंग हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तब जाकर के ये एमसीबी और फ्यूज का हमारा इम्पोर्टेंस पता चलता है और ये हम लोग काम करते हैं। तो देखिए ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग होता है, नाम से ही पता चल रहा है, ओवरलोडिंग मतलब लोड जो है ज़्यादा हो गया। ओवरलोडिंग नाम से ही पता चल रहा है कि ओवरलोडिंग मतलब ओवर मतलब ज़्यादा और लोड मतलब उस पर भार ज़्यादा पड़ गया। ओके, तो देखिए होता क्या है कि मान लीजिए एक ही बार में एक ही जैसे कि हमारा 220 वोल्ट जनरली हमारे घर में सप्लाई होता है। ओके, तो 220 वोल्ट सप्लाई होता है और हर एक इक्विपमेंट का एक अपना रेटिंग होता है कि कितना वोल्ट और कितना करंट वो ड्रॉ करेगा। 220 वोल्ट में वो कितना करंट ड्रॉ करेगा या कितना पावर के है। फ्रिज हो गया आपका, टीवी हो गया, आयरन हो गया, इंडक्शन हो गया,
ठीक, गीजर हो गया, ये सब क्या होता है, सबका एक रेटिंग होता है कि कितना पावर वैट, कितना वो करंट जो है ड्रॉ करेगा। तो क्या होता है कि एक ही बार में मान लीजिए एक ही जगह से 3 चीज हेवी मतलब हाई रेटिंग वाला कनेक्ट हो गया, मान लीजिए जैसे इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्ट कर दिए, इलेक्ट्रिक इंडक्शन कनेक्ट कर दिए, जो आजकल इलेक्ट्रिक इंडक्शन आ गया है। फिर मान लीजिए रेफ्रिजरेटर यूज कर दिए। तो ये क्या करता है कि एक ही बार में अगर ज़्यादा से ज़्यादा करंट ड्रॉ होने लगता है, ठीक, तो ज़्यादा लोड हो गया ना, इसका रेटिंग भी हाई रहता है, इसका भी रहता है हाई, इसका भी रहता है, फैन वगैरह भी घर में चल रहा है। तो क्या होता है कि ज़्यादा पावर वाले चीज़ एक ही बार ज़्यादा हम लोग जला देते हैं, तो क्या होता है कि ये जो सॉकेट होता है इस पर लोड बढ़ा देता है, ठीक। तो ज़्यादा लोड होगा, तो ज़्यादा लोड होता है तो ये क्या करता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा करंट अचानक खींचने लगता है। क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा करंट को वो ड्रॉ करता है, तो अचानक करंट जो होता है बढ़ जाता है। अचानक करंट क्या होता है, एक बढ़ जाता है। और सर्ज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, एक करंट को हाई हो जाना। शॉर्ट सर्किट का सिंपल मतलब क्या होता है, हाई हो जाना, ठीक। और करंट एक हाई हो जाता है, तो देखिए हाई क्यों होगा, ओवरलोडिंग की वजह से। क्यों हो रहा है, ओवरलोडिंग के वजह से जो है क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। ओके, यानी कि शॉर्ट सर्किट मतलब क्या हो गया कि हाई करंट हो जाता है। ओवरलोडिंग मतलब ज़्यादा डिमांड बढ़ा, लोड बढ़ गया, मतलब लोड ओवर हो गया, यानी कि करंट का डिमांड बढ़ गया। और ज़्यादा करंट का डिमांड बढ़ जाएगा बेटा, तो ज़्यादा करंट वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। और ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारे एमसीबी पे क्या पड़ेगा, भार पड़ेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट अंदर की ओर ले रहा है, तो ज़्यादा करंट बढ़ेगा तो हीट ज़्यादा जनरेट होगा। एक मान लीजिए करंट बढ़ गया, तो हम लोग पढ़े थे H = I² RT, यानी कि करंट I² के फॉर्म में बढ़ेगा। यानी कि मान लीजिए 5 एम्पियर पहले फ्लो कर रहा था, तो अब क्या करने लगेगा, 5 का स्क्वायर में इंक्रीमेंट आ जाएगा, यानी कि करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होने लगेगा। और करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो हीट भी क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज कर जाएगा। हीट क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो देखिए अगर फ्यूज क्या करेगा, यहाँ पे हमें पूरे घर को कैसे बचाता है कि जैसे हीट बढ़ा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ये फ्यूज ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक, क्योंकि कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तुरंत वो मेल्ट हो जाता है, ठीक। ज़्यादा हीट बढ़ा अचानक ये मेल्ट हो जाएगा, और ये मेल्ट हो जाएगा तो देखो दोनों के बीच का ब्रिज में गैप हो गया, यानी कि इधर का करंट अब इधर मूव करेगा ही नहीं। यहाँ से जो है करंट क्या हो गया, कट हो गया। देखिए मेल्ट कर गया तो गैप आ गया ना, क्या हो गया, गैप आ गया। ओके, तो गैप आ गया यानी कि इधर वाला अब इधर जाएगा नहीं, तब जा करके क्या हो जाएगा, इधर जब करंट नहीं जाएगा तो हमारा घर का जितना भी इक्विपमेंट है वो सेफ हो रहेगा, सेफ बच जाए। अगर मान लीजिए कि फ्यूज नहीं होता तो पूरा का पूरा करंट जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से बहुत ज़्यादा हाई करंट जो होता है इधर से इधर जाता, और सारा जो हमारा मशीन जो है ये सब जो जल जाता, क्योंकि अचानक से, और ये वायर जितना भी है आग लग जाता। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना सुनते हो ना, आए दिन पेपर में अखबार में आप लोग सुनते होंगे कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गया। क्यों, क्योंकि हाई लोड हो जाता है, ओवरलोडिंग हो जाता है, ओवरलोडिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट मतलब करंट अचानक बढ़ गया, करंट अचानक बढ़ गया तो क्या हो गया, हीट एनर्जी बढ़ गया, यानी कि हीट ज़्यादा बढ़ गया। तो हीट बढ़ेगा तो गर्मी आएगा ना, तो आग तो लगेगा ही ना बेटा। पूरा वायर क्या है, जलना चालू कर देगा, वायर जलेगा तो आजू बाजू जो चीज़ रहेगा सामान जलने लगता है और आग लग जाता है, ठीक। तो इसीलिए एमसीबी और जो फ्यूज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपनाता है। फ्यूज में हम लोग जनरली कॉपर वायर और एल्युमिनियम वायर लगाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपर वायर यूज करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा एल्युमिनियम वायर भी कहीं जहाँ ज़्यादा डिमांड रहता है वहाँ पे एल्युमिनियम वायर भी लिखते हैं। लेकिन घर में जो है हम लोग का कॉपर वायर ही यूज करते हैं हाउस वायरिंग में। क्यों, क्योंकि ओवरलोड होगा, ओवरलोड की वजह से क्या होगा, हमारा शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होता है ये हीट क्या करेगा, इसको मेल्ट करा देगा, और मेल्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा, और इधर का करंट जो है इधर नहीं जा पाएगा। ये लेफ्ट का राइट की ओर करंट पास ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे गैप आ गया ना,
और पास नहीं होगा तो इधर के जितना भी घर का हमारा इक्विपमेंट है, वायर है, सब हमारा सेफ हो जाता है। नहीं तो अगर ये मेल्ट नहीं करता तो सारा का सारा करंट इधर आ जाता और सब जो है वायर और ये इंडक्शन आयरन ये सब क्या है जलना चालू कर देता। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। यही होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, मतलब कि करंट के वजह से सब क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है। हीट जनरेट होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्यूज और एमसीबी हमारा प्ले करेगा, फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और हमारा हाउस होल्डिंग जो भी हमारे हाउस का वायर है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, फैन है, बल्ब है, ये सब जो जलने से बच जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये अभी तक का इस चैप्टर का मेन जो है निचोड़ है, आउटकम है, रिजल्ट है इस चैप्टर का। तो ये चैप्टर को आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और इसमें जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।